हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है राजा मांझी और आज हम लोग अपना क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर और इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, डिमांड एंड लॉज ऑफ डिमांड। जिस किसी भी बच्चे ने हमारी लास्ट वीडियो ना देखी हो, यानी कि इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो, तो वो जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में से उसको देख लीजिएगा। देखिए पार्ट 1 में एक ग्लैंस लेकर के चलते हैं, हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हमने डिमांड की एक बेसिक डेफिनेशन समझी थी कि मांग क्या है और मांग कैसे काम करती है। ठीक, मांग क्या है और मांग कैसे काम करती है, इसके बारे में हमने एक बेसिक डेफिनेशन सीखी थी। उसके बाद हमने डिमांड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, डिमांड फंक्शन क्या है, और डिमांड फंक्शन में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन और मार्केट मांग फलन दोनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल का सीधा और साधारण मतलब क्या है, मांग तालिका, जिसका मतलब क्या है, मांग तालिका। ठीक है जी, मांग तालिका का मतलब क्या, वो टेबल, ऐसी टेबल जो क्या करती है, मांग तालिका से अभिप्राय उस तालिका से है, क्या है, मांग तालिका से अभिप्राय उस तालिका से है जो किसी वस्तु की मांग के बारे में बताती हो। ठीक है जी, मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की ऐसी तालिका से है जो क्या करती है, उस वस्तु की डिमांड के बारे में डिनोट करती है। अब मांग तालिका बेसिकली दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है, कौन सी, एक होती है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक, एक होती है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और दूसरी होती है हमारी बाजार मांग तालिका। डिमांड शेड्यूल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब क्या, तो देखो जैसे कि इसके नाम से ही हमको डिनोट पता चल रहा है कि भाई व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब क्या। व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब ऐसी तालिका, ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष व्यक्ति द्वारा, ठीक है, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा मांगी जाएगी उसे क्या कहेंगे, जितनी मात्रा मांगी जाएगी इसको प्रदर्शित करने वाली तालिका को क्या कहा जाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, वो भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसका सीधा और साधारण सिंपल सा अर्थ बनता है क्या, कि भैया एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमतों पर वो कितनी इकाइयों की मांग करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस टेबल में नजर आ रहा होगा, जहां पे प्रति इकाई कीमत दिख रही है आप सभी लोगों को, और क्या दिख रहा है, उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा दिख रही है। अब मानिए कि किसी उपभोक्ता ने 10 रुपए की कोई चीज थी, कितने रुपए की, 10 रुपए की कोई चीज थी तो उसकी एक इकाई खरीदी, 8 रुपए की कोई चीज थी तो उसकी 3 इकाई, 6 रुपए की कोई चीज थी तो उसको उसने 4 इकाई खरीदी, 4 रुपए की कोई चीज थी तो उसकी 6 इकाई, और 2 रुपए की कोई चीज थी तो उसकी 8 इकाइयां खरीदी। इसमें आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा दोस्तों, क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे कीमतें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे घट रही है। क्या हो रही है, किसी वस्तु की कीमतें, प्रति इकाई कीमत क्या है, धीरे धीरे डाउन हो रही है, और कीमतों के घटने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता क्या कर रहा है, देखिए जब कीमत 10 रुपए थी तो वो 1 रुपए का सामान खरीद रहा है। ठीक है, जब कीमत 10 रुपए की थी तो वो 1 यूनिट का सामान खरीदता। चलो चीनी से लेकर के चलते हैं, जब चीनी 10 रुपए किलो थी तो वो 1 किलो खरीदता था, जब चीनी 8 रुपए किलो हुई तो वो 3 किलो खरीद रहा है, जब चीनी 6 रुपए किलो हुई तो वो 4 किलो खरीद रहा है, जब चीनी कितनी 4 रुपए किलो हुई तो वो 6 किलो, और जब चीनी 2 रुपए किलो हुई तो कोई उपभोक्ता उस चीनी की 8 किलो की मात्रा खरीद रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों क्या है, इसका सीधा और साधारण मतलब यह है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन पाया जाएगा, नेगेटिव रिलेशन, यानी कि विपरीत संबंध पाया जाएगा। बात समझ में आई। अब विपरीत संबंध का मतलब क्या, कि ज्यादा महंगी चीज उसकी कम डिमांड करेगा कोई, अगर कोई चीज ज्यादा क्या होगी, सस्ती होगी तो उसकी डिमांड लोग ज्यादा करेंगे। बात समझ में आई, सस्ती चीज की ज्यादा डिमांड और महंगी चीज की कम डिमांड, इसी को तो बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका को एक ग्लैंस में फिर समझते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब क्या, एक ऐसी मांग तालिका जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, इंडिविजुअल किसी वस्तु की डिमांड करता है। ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी इंडिविजुअल वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उसकी डिमांड करता है, उस वस्तु की मांग करता है, उसको हम जिस टेबल से उसे हम दिखाते हैं उस टेबल को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। इसी के साथ हम किसकी बात करते हैं, बाजार मांग तालिका की। किसके बारे में बात करते हैं, बाजार मांग तालिका की। अब देखिए बाजार मांग तालिका का बेसिक मतलब क्या है, पहले इसको समझ लिया जाए। बाजार मांग तालिका का मतलब एक ऐसी तालिका जिसमें क्या होता है, मार्केट में उसी सेम प्राइस के अलग अलग कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। अब मान लीजिए किसी मार्केट में कोई उपभोक्ता है ए,
ठीक है। मान लीजिए किसी मार्केट में कोई कंज्यूमर है हमारा ए को छोड़िए, नॉर्मल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक राम है, ठीक है। अब राम क्या करेगा, सिर्फ चीनी तो खरीदेगा नहीं, राम अलग अलग चीजें खरीदेगा, जैसे चीनी, चावल, आटा, चाय पत्ती, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबकी अलग अलग कीमतें होंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या किसी बाजार में सिर्फ राम ही सामान खरीदने जाएगा? राम के अलावा श्याम, मोहन, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे लोग जाते हैं, और उसी कीमत पर अलग अलग व्यक्ति उस वस्तु की अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे मानिए राम और मोहन दो लोग बाजार में गए, कौन कौन? एक राम गया और एक उसका दोस्त गया मोहन। कौन कौन? एक राम गया और एक उसका दोस्त गया मोहन, दो लोग मार्केट में गए। अब दो लोग मार्केट में गए तो उन्होंने क्या किया, एक चीनी की क्वांटिटी खरीदी। चीनी की कीमत थी, मान लेते हैं चीनी की कीमत थी 40 रुपीज पर केजी। कितनी थी? 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 40 रुपीज पर केजी चीनी की कीमत थी, तो राम ने 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 2 किलो चीनी खरीदी, एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हम कहें कि तो वहीं मोहन ने उस 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 3 किलो चीनी खरीदी, तो कीमत वस्तु की वही है, ठीक है। लेकिन अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड कर रहे हैं। तो वो शेड्यूल जो क्या करता है, वो तालिका जो क्या करती है, किसी वस्तु की क्या है, एक कीमत पर विभिन्न ग्राहकों द्वारा या अलग अलग कंज्यूमर्स द्वारा उनकी डिमांड को दिखाए कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी वस्तु के लिए अलग अलग ग्राहक कितना उस चीज का डिमांड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए क्या बोलता है, व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से हम बाजार मांग तालिका के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक इंडिविजुअल मांग तालिका ही क्या करेगी, अलग अलग डिमांड्स को बनाएगी। मतलब एक व्यक्तिगत मांग तालिका ही क्या करेगी, एक व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति की मांग तालिका होती है, और बहुत सारे व्यक्तियों की मांग तालिका मिलकर क्या बना देती है, बाजार मांग तालिका। तो ये कहता है कि व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से हम बाजार की मांग तालिका का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कर सकते हैं। यदि हम किसी निर्दिष्ट समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग लेकर के संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त की जाएगी। जब हम क्या करेंगे, सभी जितने भी इंडिविजुअल डिमांड्स होंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स होंगी, उन सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, हमारा बाजार तालिका निकल के चली आएगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार मांग तालिका का समस्त बाजार में, ठीक है, क्या बाजार मांग तालिका का समस्त बाजार में किसी विशिष्ट समय बिंदु पर वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करती है। मतलब क्या है, बाजार मांग तालिका किसी बाजार के अंदर किसी विशिष्ट समय पर अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की कीमत को क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी, किसी वस्तु की क्वांटिटी को प्रस्तुत करेगी, ठीक है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो टेबल दी है इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए टेबल समझने की कोशिश करिए, क्या कहता है, ये कह रहा है भाई बाजार मांग सारणी क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। तो देखिए दूध की कीमत है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दूध की कीमत दिख रही है आपको, दूध की कीमत कितने बता रहा है, दूध की कीमत बता रहा है प्रति रुपए लीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे किसी कंज्यूमर ए के द्वारा, किसी कंज्यूमर बी के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसमें अगर हम चाहें तो एक कंज्यूमर सी और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। चलो हम एक कंज्यूमर सी ऐड कर देते हैं, ठीक है, या छोड़िए रहने दीजिए, बाद में ऐड कर ही जाएगा, ठीक है। बात समझिए, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के द्वारा उस वस्तु की कितनी कीमतें खरीदी जा रही हैं। तो समझिए जब वस्तु में दूध की कीमत कितने 20 रुपए लीटर थी, तो कोई ए पर्सन था वो उस वस्तु को 3 लीटर खरीदता था। वहीं कोई बी व्यक्ति था, उस वस्तु की कितने लीटर खरीदता था, 2 लीटर खरीदता था। मान लीजिए कोई सी आ जाएगा इसके अंदर, जो उस वस्तु की कितनी खरीदेगा, मान लीजिए वो 4 लीटर खरीदेगा, एग्जाम्पल। तो यहाँ बाजार तालिका कितनी हो जाएगी, अगर हम बाजार तालिका बात करेंगे तो 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। बात समझ में आए। इसी तरह दूध की कीमत जब 16 रुपए हुई, क्या हुई, 16 रुपए हुई, तो कोई ए कंज्यूमर था, यानी कि कोई ए व्यक्ति होगा, वो कितनी खरीद रहा है उस वक्त, उस समय उस वस्तु में कितनी खरीद रहा है, उसकी कीमतों को 4 खरीद रहा है, ठीक है, मतलब 4 लीटर दूध खरीद रहा है 16 रुपए के हिसाब से। बी पर्सन है वो 3 लीटर खरीद रहा है, तो दोनों की अगर कंबाइंड जो शेड्यूल आएगा वो क्या बनेगा, दोनों का कंबाइंड शेड्यूल क्या बनेगा, दोनों का कंबाइंड शेड्यूल बनेगा 4 + 3 = 7, यानी कि 7 लीटर। तो उनकी बाजार मांग तालिका क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरह जब वो 12 रुपए के हिसाब से 12 रुपए लीटर दूध है, तो ए 5 लीटर खरीदता है और बी भी 5 लीटर खरीदता है। तो दोनों की जो बाजार मांग तालिका में बाजार क्या होगा, बाजार मांग कहलाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब 10 रुपए लीटर दूध था, तो ए 6 लीटर खरीदता है और बी 8 लीटर खरीदता है, यानी कि दोनों मिलाकर के 14 लीटर दूध खरीदेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बाजार मांग तालिका किसी अन्य क्या है, एक बाजार के अंदर
अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की गई डिमांड को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आया? अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की गई डिमांड को प्रस्तुत करती है बाजार मांग तालिका। ठीक है जी। अब बात करते हैं मांग वक्र एवं इसका ढलान। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम तो यही है, मांग वक्र और इसका ढलान। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये मांग वक्र और इसके ढलान की बात करता है। तो ये कहता है कि मांग तालिका को जब रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाएगा, किसको, अगर हम किसी मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, किसी डायग्राम की फॉर्म में क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो क्या होगा। अब देखिए, जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, किसको, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका को, किसको, व्यक्तिगत मांग तालिका को जब ग्राफ में दिखाएंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा। मानिए जब हमने, आप ये क्या नाम है, टेबल को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे टेबल आपको दिख रही है, 10 रुपए के हिसाब से, फिर 10 के हिसाब से 1, 8 पे 3, 6 पे 4, इस तरीके से अगर हम इस टेबल की प्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इस टेबल की प्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं कहाँ के अंदर, ग्राफ के ऊपर अगर हम इसकी प्लेसमेंट करें तो जो हमें डिमांड का कर्व नजर आएगा, डिमांड का ग्राफ नजर आएगा, वो हमें कैसा नजर आएगा, डाउनवर्ड नजर आएगा। होगा क्या, देखो जब कीमत 10 रुपए थी तो कोई उपभोक्ता उसको 1 खरीद रहा था, 1 किलो, है ना। जब 8 रुपए हुई तो लोग उसकी 3 इकाइयां खरीदने लगे। जब कीमत 6 रुपए हुई तो लोग उसकी 4 इकाइयां खरीदने लगे। जब कीमत 4 रुपए हुई तो लोग उसकी 6 इकाइयां खरीदने, जब कीमत 2 रुपए हुई तो लोग उसकी 8 इकाइयां खरीदने लगे। ठीक है, इससे हमें एक बात समझ में आती है कि किसी वस्तु का जो डिमांड कर्व होता है, क्या होता है, डिमांड कर्व, वो हमेशा कैसा होगा, नीचे की ओर गिरता हुआ। नीचे की ओर गिरता हुआ का मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से, कहां से, बाईं ओर से हमेशा दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर कैसा होगा, बाईं ओर से दाईं ओर कैसा होगा, बाईं ओर से दाईं ओर ढाल का होगा। ठीक है जी, बात समझिए, किसी वस्तु का इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहलाएगा, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमेशा नेगेटिव स्लांट का होगा। कौन सी स्लांट का होगा, नेगेटिव ढलान का होगा। अब ये नेगेटिव ढलान का क्यों होगा, क्योंकि किसी वस्तु की डिमांड और उस वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसा कि हमें यहाँ दिख भी रहा होगा, 10 रुपए की वस्तु थी तो कितना खरीदा जा रहा था, 1 यूनिट उसकी, है ना। जब वस्तु की कीमत 2 रुपए घट करके 8 रुपए हो गई तो यूनिट बढ़ गई। जब वस्तु की कीमत 6 रुपए से कितनी हो गई, 4 हो गई तो और बढ़ गई। जब वस्तु की कीमत 4 रुपए, 6 से 4 घट के गई तो डिमांड और बढ़ गई, और ऐसे ही 2 हुई तो डिमांड और बढ़ गई। इसकी वजह से किसी भी वस्तु का मांग वक्र हमेशा कैसा होता है, ढालू, कैसा होता है, नीचे की ओर होता है, मतलब ऋणात्मक ढाल का होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, जो बाईं से दाईं ओर नीचे गिर रहा होता है। बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि व्यक्तिगत बाजार तालिका और इंडिविजुअल बाजार तालिका और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि यह किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा क्या दी गई अवधि में दी गई कीमतों पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा है। मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा दी गई अवधि में दी गई वस्तु की मांगी गई मात्रा को दिखाने वाले कर्व को हम क्या कहते हैं, उसको जो डिमांड है उसको इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा। और क्या बोलता है इसके अंदर, बाजार मांग में क्या बोलता है, यहाँ सभी उपभोक्ताओं द्वारा एक दी गई अवधि में, सभी उपभोक्ताओं द्वारा एक दी गई अवधि में उस वस्तु की मांगी जाने वाली कुल मात्रा को क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कहा जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए फिर ये बोलता है कि व्यक्तिगत मांग में क्या होता है, मांग का नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये संभावना हो सकती है कि ऊंची कीमतों पर अधिक वस्तुओं की मांग करें। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल के द्वारा की जा रही मांग है ना, तो ये उपभोक्ता की रुचि, उसके इंटरेस्ट और बाकी चीजों पर भी क्या करती है, वेरी करती है कि इसके ऊपर मांग का नियम लगेगा या नहीं लगेगा। वी डोंट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, लेकिन जब बाजार मांग वक्र की बात करते हैं तो बाजार मांग वक्र में मांग का नियम हमेशा लागू होगा, क्योंकि यहाँ सभी उपभोक्ताओं के बारे में बात करते हैं। और मांग का नियम यही कहता है कि क्या हो, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की क्या हो जाता है, जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसकी डिमांड, उसकी मांग की मात्रा क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब किसी वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ कीमत घटी तो मांग बढ़ी और कीमत बढ़ी तो मांग घटी, विपरीत संबंध बताता है मांग का नियम। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे मांग के नियम को। ठीक है दोस्तों, फिर बात करता है व्यक्तिगत मांग क्या है,
बाजार को प्रभावित करने वाले सभी घटकों को प्रभावित नहीं होता। अब व्यक्तिगत जो क्या है डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड, वो बाजार को प्रभावित करने वाले सभी घटकों से प्रभावित नहीं होती। यहाँ उपभोक्ता की रुचि वगैरह पे ज्यादा जोर दिया जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इनकम वगैरह पे ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बाजार मांग की बात करते हैं तो बाजार मांग व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाली सभी शक्तियों से प्रभावित होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब हमारा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है, देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड, ये चाहे तो एक पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये अलग अलग टुकड़ों में पूछा जा सकता है। जैसे वस्तु की कीमत मांग क्या है, वस्तु की आय मांग क्या है, वस्तु की क्रॉस डिमांड यानी कि तिरछी मांग क्या है। ठीक है, मांग के अन्य प्रकारों में आपसे पूछेगा जॉइंट डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, ड्राइव डिमांड क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग भी पूछ सकता है 2-2 नंबर के हिसाब से, और चाहे तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी बोल सकता है कि मांग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करेंगे इस में जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, पहले हम लोग तो टेबल ही समझ लेते हैं कि इस टेबल के थ्रू हम कैसे समझेंगे कि भाई ये टाइप्स ऑफ डिमांड कैसे काम करती है। तो देखिए, अगर हम टेबल को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ डिमांड बेसिकली 4 प्रकार की नजर आती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइस डिमांड। कौन सी? प्राइस डिमांड, इसका मतलब कीमत की मांग। दूसरा आपको नजर आ रहा होगा इनकम डिमांड। कौन सी डिमांड? इनकम यानी कि आय की डिमांड। तीसरी आपको नजर आ रही होगी क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है? तिरछी मांग। ठीक है जी। और उसके बाद आता है अदर काइंड्स ऑफ डिमांड। ये अदर काइंड्स ऑफ डिमांड जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिमांड क्या है, डिवाइडेड है, जिसमें संयुक्त मांग होता है, व्युत्पन्न मांग होती है और आपकी सामूहिक मांग यानी कि ज्वाइंट डिमांड, ड्राइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड होती है। फिर आप यहाँ चले आइए, तो जो आय मांग है, कौन सी मांग? आय की मांग है। इसके अंदर भी हमारी क्या होती है? 2 चीजें दिखती हैं हमको। कौन कौन सी? सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, यानी कि श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु या घटिया या निम्न वस्तु। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिक डिमांड है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी क्या है? कीमत डिमांड है। तो चलिए कीमत डिमांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कीमत डिमांड का बेसिक मतलब क्या? किसी वस्तु की ऐसी डिमांड, किसी वस्तु की ऐसी डिमांड जो उसकी कीमतों के द्वारा प्रभावित हो। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो यानी कि चेंजेस इन प्राइस हो, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो उसकी डिमांड में जब परिवर्तन होने लगे तो उस तरह उस डिमांड को क्या कहा जाता है? कीमत डिमांड कहा जाता है। उस वस्तु की कीमत डिमांड कहा जाता है। और ये क्या कहता है कि कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक क्या निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है। मतलब कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है। अब इसमें एक बात बोलता है क्या? यदि अन्य बातें समान रहें, क्या रहें? अन्य बातें समान रहें तो क्या होगा भाई? अन्य बातें समान रहेंगी तो क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अन्य बातें क्या हैं? तो अन्य बातें हो सकती हैं उपभोक्ता का आय का लेवल एकदम स्थिर होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि उसकी आज वो 10,000 कमा रहा है, कल वो 5,000 कमा रहा हो, तब हम लोग डिमांड नहीं मान सकते हैं। उसका इंटरेस्ट, फैशन, रुचि, ये सब चीजें सामान्य बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? भविष्य में उस वस्तु की कीमतों के बढ़ने या घटने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बातों को अन्य बातों में रखा जाता है। ठीक है जी, इससे सीधी सी बात हमें एक समझ में आती है, क्या क्या समझ में आता है? कि कीमत एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होने के कारण क्या हो जाता है? किसी वस्तु का कीमत मांग वक्र कैसा होता है? उसका ढाल ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। अर्थात कैसा होता है? कीमत मांग वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। आप समझिए क्या कह रहा है। देखिए, आपको यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ एक्स एक्सिस नजर आ रहा होगा, एक आपको यहाँ वाई एक्सिस नजर आ रहा होगा। एक्स एक्सिस पे हम किसकी बात करते हैं? उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं कि भाई उसकी मांगी गई मात्रा की। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम दिखा देते हैं प्राइजेस को। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो शुरुआती दौर में, इनिशिएटिव स्टेज में, जब वस्तु की कीमत पी थी तो उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो डिमांड थी वो क्यू थी। समझ में आया? जब वस्तु की कीमत पी थी तो उसकी जो डिमांड थी वो क्या थी? वो क्यू थी। लेकिन जैसे ही उस वस्तु की कीमत घटी, क्या हो गई? घट गई, यानी कि उसकी कीमत क्या हो गई? पी से P1 हो गई हट करके। तो उस वस्तु की जो क्या नाम है क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो गई? बढ़ करके Q1 हो गई। बात समझ में आई? Q1 हो गई। इससे मुझे पता चलता है कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ कीमत घटी तो यहाँ मांग बढ़ी, जिसकी वजह से इसका मांग वक्र कैसा होगा?
ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, कैसा, बाएं से दाईं ओर ढालू। समझ में आया? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत और उसकी इसमें उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध नजर आता है, विपरीत संबंध नजर आता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध नजर आता है, विपरीत संबंध नजर आता है। इसी को हम प्राइस डिमांड कहते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद जो हमारी डिमांड आती है उसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड। क्या कहते हैं? आय की मांग। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? आय की मांग, यानी कि इनकम डिमांड। अब एक सीधी सी बात, मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा? कुछ तो परिवर्तन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई सुरेश, रमेश, महेश, कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए वो पर्सन है। अब वो पहले कभी 10,000 रुपए कमाता था, तो वो खर्च भी 10,000 के हिसाब से ही करेगा। अब खर्च 10,000 के हिसाब से करेगा तो डिमांड भी उसकी 10,000 के हिसाब से होगी। समझ में आया? वस्तुओं की डिमांड भी वो उसी के हिसाब से करेगा। अब 12-13 हजार रुपए का खर्च क्यों करेगा? वो सस्ती चीजों के बारे में बात करेगा क्योंकि उसकी इनकम कम है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब अगर उस उपभोक्ता की आय 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाए, तो क्या वो अपनी वस्तुओं की डिमांड बढ़ा नहीं देगा? सीधी सी बात है, क्योंकि अब उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं, और खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे तो वो उस वस्तु की डिमांड को भी बढ़ाएगा। बात समझ में आई? तो वही बात तो हम भी समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु की क्या है, आय, यानी कि इनकम डिमांड क्या कहलाती है? किसी वस्तु की इनकम डिमांड से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु की इनकम डिमांड से अभिप्राय ऐसी डिमांड से है जिसमें किसी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। फिर से समझिए, क्या कहता है? जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस डिमांड को हम इनकम डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम डिमांड कहेंगे। अब ये कहता है कि सामान्यतः आय में मांग का अर्थ वस्तु और सेवाओं की उन मात्रा से लगाया जाता है जो हम अन्य बातों के समान रहने पर क्या करते हैं, उसको नॉर्मल तौर पे अपनी आय के दिए हुए स्तर पे खरीदते या बेचने की क्षमता रखते हैं। मतलब भाई अन्य बातें अगर समान रहे तो मैं अपनी दी हुई इनकम पर जितनी चीजें खरीद रहा हूं उसकी बात कर रहा है ये। और क्या कहता है कि आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री, अब एक बात समझिएगा, इस आय मांग वक्र को एक जर्मनी के अर्थशास्त्री, क्या नाम था उसका, एंजल, क्या नाम था, एंजल के नाम पर एंजल वक्र भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि आय मांग वक्र एंजल द्वारा क्या किया गया था, कन्वे किया गया था। मतलब पहली बार समाज में अपने एरिया, अपने लोगों को समझाने में इसका एंजल का बहुत बड़ा हाथ होगा, आय मांग वक्र को बताने के लिए, इसीलिए इसे एंजल वक्र भी कहा जाता है। बात समझ में आई? और आय मांग वक्र क्या बताता है? जब किसी वस्तु की कीमत में कुछ परिवर्तन, जब किसी उपभोक्ता की इनकम लेवल में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसकी आय बढ़ जाए या घट जाए, तो वो वस्तुओं की डिमांड भी क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। लेकिन अब आय मांग वक्र की जब हम बात करते हैं ना, तो आय मांग वक्र में ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह की वस्तु की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो, अगर आप क्या बात करते हो, हमारे यहाँ दो तरह की वस्तुएं होती है, एक अच्छी वस्तुएं होती हैं और एक घटिया वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि एक लोकल सामान और एक ओरिजिनल सामान या ब्रांडेड सामान, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, एक लोकल सामान और एक ब्रांडेड सामान। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, दो तरह की वस्तुओं की, कौन कौन सी, एक हो गया आपका ब्रांडेड सामान, कौन सा सामान, ब्रांडेड सामान, कौन सा सामान जी, ब्रांडेड। ठीक है जी, एक हो जाएगा आपका ब्रांडेड सामान जिसमें आप किसकी बात करते हो, देखो श्रेष्ठ सामान, और दूसरा हो जाएगा आपका इंफीरियर गुड्स यानी कि घटिया वस्तुएं। ठीक है जी, इंफीरियर गुड्स यानी कि घटिया वस्तुएं। अब ये इंफीरियर गुड्स या घटिया वस्तुएं क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि किसकी बात कर रहा है, ये दो चीजों की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम श्रेष्ठ यानी कि ब्रांडेड सामान की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास क्या है, आपकी इनकम लेवल बढ़ जाए तो क्या आप महंगे सामान यूज करना नहीं चालू कर दोगे, ब्रांडेड सामान यूज करना नहीं चालू कर दोगे? जैसे एग्जाम्पल समझो, अभी आप 30-40 हज़ार रुपये कमाते हो तो आप एक नॉर्मल मोबाइल फोन यूज करते हो जो 15-20 हज़ार रुपये का होगा मैक्सिमम, ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। ठीक है, जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट क्या करता है, 15,000 20,000 रुपये किसी पर्टिकुलर इनकम पे खर्च कर देता है। ठीक है, या पर्टिकुलर चीज पे खर्च कर देता है, तो उसको तो हम कह देते हैं कि वो क्या है भाई, उस वस्तु के लिए नॉर्मल डिमांड है। लेकिन अगर उसी कंज्यूमर की इनकम
30,000 40,000 से बढ़कर के 60 70 80 90 तक चली जाए, या मान के चलो 1 लाख रुपए चली जाए, तब क्या होगा? तब भी वो क्या 20,000 का ही फोन यूज करेगा? ना भैया ना, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या करेगा? अपने मोबाइल फोन के स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा, विच मीन्स वो क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का 40 50 60,000 तक का फोन भी अफोर्ड कर पाएगा। बात समझ में आई? तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड वस्तुएं होती हैं, उनका किसी उपभोक्ता की इनकम पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी, नॉर्मल गुड्स की बात करें तो अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा। और अगर किसी उपभोक्ता की आय घटी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को घटा देगा। इसका मतलब क्या है कि सामान्य वस्तुओं के लिए सामान्य वस्तुओं की मांग क्या है? सामान्य वस्तुओं की मांग उन सामान्य वस्तुओं की कीमत पर क्या होता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब सामान्य वस्तुओं का उपभोक्ता की आय के साथ कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है दोस्तों? समझ में आया जी? मतलब क्या है? सामान्य वस्तुओं की, क्या बोल रहा है देखिए, ये कहता है सामान्य वस्तुओं की डिमांड जो होती है, सामान्य वस्तुओं की डिमांड उस वस्तु के कीमतों के साथ कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा? पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ वस्तुओं का जो भी संबंध है उनकी आय के साथ क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या? कि भाई अगर किसी कंज्यूमर की आय बढ़ेगी तो वो श्रेष्ठ वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ा देगा। अर्थात इनका जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है? बाएं से दाईं और ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नजर आता है। बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर का मतलब समझ रहे हो जी? बाएं से दाईं ओर का मतलब इनका डिमांड कर्व ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कैसा जाएगा? मान के चलिए हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है? बाएं से दाईं ओर कैसे जाएगा? एक सेकंड रुकिए। ठीक है? देखिए बाएं से दाईं ओर कैसे जाएगा किसी उपभोक्ता का डिमांड कर्व। यहाँ देखिए, आपको ये पेपर नजर आ रहा है सबको? चलिए, नजर तो आ ही रहा होगा। ऐसे मैं अभी पागलों जैसे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड की। ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहता है। देखो मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे क्या एक लाइन ड्रॉ करी। अब मान लेते हैं कि ये किसको दिखाता है? ये क्यू को दिखाता है, यानी कि क्वांटिटी को दिखाता है, और ये इनकम लेवल को दिखाता है। लेकिन कौन सी? एक सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स की बात करता है। तो मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर इनकम लेवल पर, इनकम को भी कह देते हैं, पी भी कह देते हैं, किसी पर्टिकुलर इनकम लेवल पर किसी वस्तु की क्यू मात्रा को क्या करता है? यूज करता है। ठीक है? किसी पर्टिकुलर इनकम लेवल पर किसी वस्तु की क्यू मात्रा को यूज करता है। पी और क्यू डिमांड आपको समझ में आएगी। लेकिन क्या होगा जब किसी उपभोक्ता की आय या इनकम पी से P1 हो जाए? क्या हो जाए? पी से P1 हो जाए तो वो क्या करेगा? सामान्य नॉर्मल वस्तुओं की क्वांटिटी को भी बढ़ा करके क्या कर देगा? Q1 कर देगा। अब बात समझिए, P से P1 हुई तो क्वांटिटी भी Q से Q1 हो गई। किसकी? सामान्य वस्तुओं की। और इसी का वाइस वर्सा क्या होगा? यहाँ होगा। जब वो क्या करेगा, इस किसी वस्तु की डिमांड P से P2 हो जाएगी तो वो उसकी क्वांटिटी को घटा करके क्या कर देगा? Q से Q2 कर देगा। देखिए अब इसमें बोल क्या रहा है, अब मैं यहाँ दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये जो आपको इनकम या प्राइस नजर आ रहा है, एक्चुअली में ये प्राइस इनकम पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये प्राइस इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर कोई उपभोक्ता ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो क्या करेगा? वस्तु की ज्यादा डिमांड को कैरी करेगा। अगर कोई उपभोक्ता कम पैसा कमाएगा तो वो घटिया लोकल वस्तुओं को ज्यादा प्रेफर करेगा। बात समझ में आई? सीधी सी बात है। इसका मतलब इसका ढलान क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कैसा चढ़ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। ये डिमांड कर्व है भाई साहब, दिख रहा है? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। और ये कैसे रिलेशन को दिखाता है? तो ये किसी वस्तु के साथ उसकी इनकम लेवल या उसके प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। बात समझ में आई? चलिए, तो जब ये पॉजिटिव रिलेशन को दिखाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी उपभोक्ता की या किसी वस्तु की डिमांड, यानी कि श्रेष्ठ वस्तुओं की डिमांड और उसकी कीमत या उपभोक्ता की आय के साथ उसका कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध? धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है जी? इसका मतलब क्या है कि श्रेष्ठ वस्तुओं का धनात्मक ढाल, श्रेष्ठ वस्तुएं कैसी होती हैं? धनात्मक ढाल वाली, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर गिरती हुई, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। कैसी? नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई। बात समझ में आई?
कोई दिक्कत? चलिए, हमने उस चित्र के द्वारा उसको समझा। अब बात करते हैं घटिया वस्तुओं के बारे में। अब ये घटिया वस्तुएं क्या हैं? तो भाई घटिया वस्तुओं का सीधा और साधारण मतलब वो है कि जब किसी उपभोक्ता की इनकम गिरेगी तो वो घटिया वस्तुओं के साथ क्या करेगा? ज्यादा यूज करेगा। मान लो कोई व्यक्ति पहले बहुत अमीर था, कितना? बहुत ज्यादा अमीर था। अब इतना अमीर था कि वो आईफोन चलाता था, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखता था। लेकिन हुआ क्या भाई, किसी कारणवश उस व्यक्ति की अमीरी खत्म हो गई, यानी कि वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, अब उसके पास पैसा भी नहीं है। तो वो घूम फिर के किस पे चलाएगा? महंगी महंगी गाड़ियां नहीं चला पाएगा, बिकॉज वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो वो महंगी गाड़ियां नहीं चला पाएगा, महंगी चीजें यूज नहीं कर पाएगा, बल्कि वो क्या करेगा? लोकल वस्तुएं, क्योंकि घटिया वस्तुएं, निम्न किस्म की वस्तुएं यानी कि लोकल क्वालिटी की वस्तुओं को यूज करना चालू कर देगा। जिसका सीधा और साधारण अर्थ ये निकलता है कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो वो घटिया वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा देगा। समझ में आया? अगर किसी उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो वो घटिया वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा देगा, और अगर किसी उपभोक्ता की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो वो घटिया वस्तुओं की डिमांड को घटा देगा। क्या करेगा? अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी तो वो घटिया वस्तुओं की डिमांड को घटा देगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि घटिया वस्तु और उसकी डिमांड के साथ कैसा संबंध पाया जाता है? नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है जी। तो प्राय क्या बोलता है? घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है। कौन सी दृष्टि से? भाई बेकार घटिया चीजों की नजर से देखता है, और कहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा ना होने के कारण उसको उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ऐसी दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग को बढ़ा देगा। बात समझ में आई? जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, वैसे वैसे वो क्या करेगा? जैसे जैसे वस्तु उपभोक्ता की इनकम में बढ़ोतरी होती जाएगी, वैसे वैसे वो इन घटिया वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाता चलेगा। ठीक है जी। क्या करेगा? बढ़ाता चलेगा। अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय क्या होती है? मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जो कि बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया जा रहा है। ठीक है। आप यहाँ के इस डायग्राम को समझिए। ये क्या कहता है? घटिया वस्तुओं के साथ। ठीक है। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आपको चित्र नंबर 6 में एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, जिसमें क्या है? आपको दिखाएगा ये कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, उस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दिखा रहा है, और यहाँ वाई लेवल पे, वाई एक्सिस पे किसको दिखाता है? इनकम लेवल को दिखाता है। ठीक है। तो आप बात समझिए, जब स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी? वाई थी, तो किसी वस्तु की क्वांटिटी कितनी थी? क्यू थी। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ इंक्रीज एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इनकम बढ़ गई। जैसे ही उस वस्तु की कीमत, इनकम बढ़ गई, उस कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, उसने उस पर्टिकुलर थिंग की क्वांटिटी को कम कर दिया, यूज करना कम कर दिया। इसका मतलब इसका कर्व कैसा होता है? नेगेटिव ढलान वाला। कैसा पाया जाता है? नेगेटिव ढलान वाला। ठीक है जी। बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? तिरछी डिमांड की। किसकी बात करते हैं? तिरछी डिमांड की। अब ये तिरछी डिमांड क्या है? तो तिरछी डिमांड का बेसिक मतलब क्या होता है? तिरछी या आड़ी डिमांड। तिरछी या आड़ी डिमांड का मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु की क्वांटिटी किसी दूसरी वस्तु की कीमतों पर प्रभावित होती है, उसको बोलते हैं तिरछी डिमांड। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की, किसी दूसरी वस्तु की डिमांड में कमी या क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं तिरछी डिमांड। क्या कहा जाता है? तिरछी डिमांड। मतलब क्या है? अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है। अन्य बातों के समान रहने पर। ठीक। अन्य बातों के समान रहने पर क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष किसी वाई वस्तु की कीमतों में जो परिवर्तन हो जाता है, उसे आड़ी डिमांड या क्रॉस डिमांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, आड़ी डिमांड में एक वस्तु की कीमत उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की कीमत पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ बात एक वस्तु और दूसरी वस्तु की हो रही है, यहाँ दो वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ दो वस्तुएं दो तरीके से नजर आती हैं। कौन कौन सी? एक नजर आती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सी गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक आती है हमारी कंप्लीट गुड्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेसिक और साधारण मतलब ये है कि जब क्या हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है जब हम एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का इस्तेमाल संभव कर पाए। जैसे अगर मुझे क्या है, पेन नहीं मिला तो मैं पेंसिल से लिख लूंगा। ठीक।
इस तरीके से, इस तरह की वस्तुओं को, जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है। चाय और कॉफ़ी में क्या डिफरेंस है? तो भैया अगर किसी को चाय पीने की आदत है और चाय नहीं मिल रही है तो वो कॉफ़ी भी पी सकता है, ठीक है। इस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जिन पर एक वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उसको तिरछी डिमांड बोलेंगे। और तिरछी डिमांड में क्या चला आता है? स्थानापन्न वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तुओं में तिरछी मांग कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि दी गई वस्तु की मांग स्थानापन्न वस्तु की कीमत से सीधा संबंध होता है। यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले एक दूसरे के उद्देश्य पर काम कर जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी डिमांड कैसी होती है? ठीक ठाक अपोजिट डिमांड होती है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कैसे? मान के चलिए क्या है, चाय का जो प्राइस है अगर वो हाई हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसके बदले में कॉफ़ी को यूज़ करना ज़्यादा कर देते हैं, मतलब कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। यानी कि एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाता है? वृद्धि या कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, देखिए इस डायग्राम से समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एक्स एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ वाई गुड्स है, यानी कि कीमत है किसका? वाई वस्तु का। कीमत किसका है? वाई वस्तु का। और यहाँ पे क्या है? डिमांड ऑफ एक्स गुड्स है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होगा तो दूसरे की डिमांड भी क्या होगी? थोड़ी बहुत परिवर्तित होगी। बात समझ में आई? तो इस तरह की डिमांड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कहते हैं। अब समझिए इसमें होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु थी, क्या कोई भी वस्तु थी आपकी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी वाई, जो क्या कर रही थी? उसकी एक्स कीमत पर, कौन सी कीमत पर? ए कीमत पर उस वस्तु की डिमांड इतनी है, ठीक है। ए कीमत पर एक्स वस्तु की डिमांड इतनी है, मतलब वाई के इतने प्राइस पर एक्स वस्तु की डिमांड इतनी है, ठीक है। और वाई का जब प्राइस बढ़ा तो एक्स वस्तु की डिमांड अपने आप बढ़ गई, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में सस्ती हो गई। इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो स्लांट होता है, यानी कि जो रिलेशन होता है कीमत और डिमांड का, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सकारात्मक होता है। और इसका ढलान भी कैसा होता है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाला होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक गुड्स आती है जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं। क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब पूरक वस्तुओं में तिरछी मांग होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक मांग होती है। ऋणात्मक मांग का मतलब क्या? पहले तो ये समझ लो पूरक वस्तुएं क्या हैं। तो पूरक वस्तुओं का मतलब ये है कि एक के बिना दूसरी का काम ही नहीं हो सकता। जैसे अगर मैंने मार्कर खरीदा तो मुझे इंक भी उसके साथ खरीदनी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने पेन खरीदा तो उसके साथ उसकी रिफिल भी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आप कार या बाइक खरीदते हो तो उसके टायर्स भी आपको उसके साथ खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह आप कार या बाइक खरीदते हो तो उसके साथ आपको उसका फ्यूल, ईंधन भी आपको पर्टिकुलरली क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना उसका काम चलेगा ही नहीं। जैसे स्कूटर और पेट्रोल। तो पेट्रोल और स्कूटर एक दूसरे के क्या हैं? कंप्लीट गुड्स हैं। ना तो पेट्रोल का फ्री यूज़ है, ना ही स्कूटर का फ्री यूज़ है पेट्रोल के बिना, ठीक है जी। तो वही बात समझा रहा है ये कि एक वस्तु की क्या होती है? एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग संभव ही नहीं हो पाता। इस तरह की मांग को, इस तरह की वस्तु को पूरक वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इनका जो संबंध होता है वो विपरीत पाया जाता है, यानी कि उल्टा पाया जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पूरक वस्तुओं के क्या होता है? जब वो पूरक वस्तुओं की मांग होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वस्तु है P और दूसरी वस्तु है X, ठीक है। एक वस्तु है P और एक वस्तु है क्या? P और एक वस्तु है X। तो एक वस्तु की कीमत में जैसे मान लेते हैं P1 थी, तो उस वस्तु की दूसरी वस्तु की डिमांड कितनी थी? X1 थी। मान लीजिए कि स्कूटर की कीमत P1 थी तो पेट्रोल की कीमत X1 थी। जब स्कूटर की कीमत बढ़ गई, स्कूटर की कीमत बढ़कर के P2 हो गई, तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो घटकर कितनी हो गई? X2 हो गई। इसका मतलब इनके बीच में कैसा संबंध है? नेगेटिव। एक की डिमांड बढ़ रही, एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड धीरे धीरे घट रही है, इसीलिए इनके बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। और इनका ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल होता है, ठीक है। बात समझ में आई?
उसके बाद आते हैं हमारे मांग के अन्य प्रकार। ठीक है जी, मांग के अन्य प्रकार में कौन सा आता है, एक आता है हमारा जॉइंट डिमांड। ठीक है, कौन सी डिमांड, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है, जहां पे बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जैसे यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप होता है, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय में एक से ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त डिमांड। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आप बैट, बॉल, जूता, मोजा इन सब की डिमांड करते हो तो उसको क्या कहोगे आप, जॉइंट डिमांड कहते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु के अभाव में नहीं किया जाता। फिर होती है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या है, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जब एक वस्तु की डिमांड करते हैं तो दूसरी वस्तु की डिमांड अपने आप चली जाती है, तो इस प्रकार की मांग को ड्राइव डिमांड कहा जाता है। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के संसाधनों में भी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप किसी और चीज़ की डिमांड करते हो, जैसे कुछ हम कपड़े वगैरह की डिमांड करते हैं तो उसके साथ जो कपड़ा बनाने के लिए जो मशीन वगैरह यूज़ होती है उन चीज़ों की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, तो इस तरह के डिमांड को ड्राइव डिमांड कहा जाता है। ठीक है, यही कारण है कि क्या उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, और क्योंकि इनकी मांग क्या होती है उस वक्त उस मांग पर निर्भर करती है जिसका उत्पादन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि औजार वगैरह हो गए, मशीनें वगैरह हो गई, जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, तो जितना ज़्यादा उस वस्तु का जो उत्पाद होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, उतना ही उस वस्तु को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी भी डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। फिर एक आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब सामूहिक डिमांड। जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में क्या कर दी जाती है, मांगी जाती है। जब एक ही वस्तु का दो या दो से ज़्यादा उपयोग संभव हो पाता है तो उस तरह के उपयोग को कंपोजिट या सामूहिक डिमांड कहते हैं। जैसे कोयला, बिजली, दूध आदि। अब कोयले का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है खाना बनाने के लिए, और कोयले का इस्तेमाल हम लोग कारखानों में भी करते हैं, कोयले का इस्तेमाल हम लोग भट्टी में भी करते हैं। ठीक है, तो एक ही कोयले के अलग अलग यहाँ पे यूजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 इसका पार्ट 2 जैसा कि आप सभी ने देखा। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग डिमांड एंड लॉज ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मांग का नियम क्या कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।